हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी स्माइल नहीं कर रहा, प्लीज़ स्माइल कर दो हमारे लिए, हमारे इस मासूम से दिल के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मान भी जाओ ना, प्लीज़। हाय हाय हाय, ये हुई ना बात। तो चलिए स्टोरी पर आ गए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शॉपिंग मॉल में सिमी और आंचल की नजदीकियां निधि को पसंद नहीं आ रही थी। अब आगे, जब आंचल ने सिमी की साड़ी ठीक कर उसे शीशे के सामने खड़ा किया तो निधि की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसकी आंखें वहीं रुकी थी, आंचल की उंगलियों पर, जो अभी अभी किसी और के शरीर को इतनी ही आत्मीयता से छू कर आई थी और उस पर अपना अधिकार समझा था। निधि खुद में ही बड़बड़ाती है। तो यही है उसके मुस्कान का कारण, यही है उसकी कोमलता का हकदार। और मैं सिर्फ एक कहानी। वो वहीं खड़ी रही, दो साड़ियाँ हाथ में लिए, वही दो साड़ियाँ जो आंचल ने कुछ देर पहले निधि के लिए पसंद की थी, जिन्हें निधि ने गुस्से में मना कर दिया था। पर अब जैसे सब कुछ बर्दाश्त के बाहर जा चुका था। ये वही दो साड़ियाँ निधि फिर से उठाती है, उन्हें अपने सीने से लगा लेती, जैसे एक अधूरा प्रेम ही सही। पर ये रंग, ये कपड़े आंचल के हाथ से निधि के लिए निकले थे। निधि धीरे से खुद को ही बताते हुए, मना किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमने चुनी थी, और अब ले रही हूँ बस इसलिए क्योंकि वो तुमने चुनी थी मेरे लिए। उसकी आंखें साड़ी के रेशों से आंचल के स्पर्श को ढूंढ रही थी, जैसे हर धागा उसके लिए एक उत्तर बन जाए। और इसी बीच तारा की आवाज आती है, आंचल इधर आओ, ये लहंगा देखो, तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आंचल एक बार सिमी की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और फिर तारा की ओर बढ़ जाती है। और ये वही क्षण था जब निधि ने देखा आंचल के वहां से हटते ही सिमी के चेहरे पर कुछ अधूरा सा उतर आया। पर वो बात दूसरी थी। अब सब ने देखा आंचल तारा के साथ जाने के लिए तैयार, पर निधि वहीं ठहरी रही, उन दो साड़ियों के साथ जो अब उसके हाथ नहीं, उसके हक से बंध चुकी थी। निधि की आंखें अब कोमल नहीं थी, ये अब सवाल कर रही थी आंचल से, खुद से और उस अजीब से रिश्ते से जिसका नाम उसने कभी नहीं लिया था। शॉपिंग मॉल की चहल पहल में हर चेहरा किसी न किसी रंग से रंगा था। कोई जोश में था, कोई थकान में, कोई प्रेम में और कोई उसे छिपाने में। इन्हीं रंगों के बीच निधि धीमे कदमों से ट्रायल रूम की ओर बढ़ी, हाथ में वही साड़ियाँ जिसे आंचल ने चुना था और कुछ और कपड़े। नजरों में एक नमी सी थी, होठ बंद, पर दिल के भीतर शब्दों की भीड़ थी जो फूट पड़ने को तैयार थी। ट्रायल रूम का पर्दा उसने भीतर से बंद किया और खुद को शीशे के सामने खड़ा किया। धीरे धीरे वो लाल रॉयल साड़ी को अपने तन से सजा रही थी, वो साड़ी जो आंचल की पसंद थी। हर प्लॉट, हर मोड़ में जैसे आंचल का छुअन था। निधि ने साड़ी पहन ली और जब उसने खुद को शीशे में देखा, वो ठिठक गई थी, जैसे कोई और खड़ी हो, जैसे कोई ऐसी स्त्री जो प्रेम में डूब चुकी हो, जल चुकी हो और उसकी राख अब कोई और रूप उभार रही हो, जैसे उसकी राख कोई फियोनिक्स हो, अधिक कोमल, अधिक प्रखर। वो अपनी चूड़ियों को संवारती है, आंचल के दिए रंग की साड़ी के साथ बिंदी माथे पर सजाती है
और धीरे से कहती है, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये उसकी नज़र का बयान है जो उसने कभी कहा नहीं, बस छू कर लौटा दिया। उधर शोरगुल के बीच तारा एक लाल शाही लहंगा आंचल को दिखा रही थी। आंचल ने पहले तो इनकार किया, फिर उसकी आंखों में कुछ कौध गया। उसने वही लहंगा उठाया और सामने खड़ी सेल्स गर्ल से कहा, ये पैक कर दीजिए। तारा खुश हो जाती है, आज कोई तो बहुत मूड में है, क्या बात है। वैसे हम जान सकते हैं आंचल कि इस ना के बदले हाँ की वजह। आंचल भी मुस्कुराई, एक सधी हुई मुस्कान जो चुपचाप जाने किसी नज़र को ढूंढ रही थी। कुछ दूरी पर सिद्धांत खड़ा था जो ये सब देख रहा था, और आंचल को यूं खुलकर हंसते देख उसके चेहरे पर एक शांति थी। वो आगे बढ़ता है और अपने लिए एक रिस्ट वॉच लेता है, और फिर एक और घड़ी उसने ऑर्डर की, हूबहू वैसी ही। और फिर उसने कहा, इसका लेडीज़ वर्जन दिखाइए। ट्रायल रूम से निकली निधि वही लाल रॉयल साड़ी पहने, झुमके से सजे, आंखों में नमी और संकोच की लकीरें, एकदम शांत और संयमित। वो सीधे ज्वेलरी सेक्शन में गई और वहां से एक जोड़ी हल्के मोती वाले झुमके, एक ब्रेसलेट और कुछ जुड़ी हुई चूड़ियाँ। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ तारा के पास जाकर हल्के से मुस्कुराई। तारा, ये साड़ी देखो और इसके साथ ये सब, ठीक है? तारा मुस्कुराती, पर पूछने की ज़रूरत नहीं थी उसे। वो बहुत कुछ उसकी आंखों में जैसे पड़ चुकी थी। हाँ भाई, अब किसी ने ऐसे चुन कर दिया है तो ये तो अपने आप में ही खास हो जाता है। फिर इसके लिए अब हमारी मर्जी थोड़ी ज़रूरी है। ऐसे बता दूं कि आप इसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और जल्दी से जाकर चेंज कर लीजिए अगर किसी को कयामत की तरह उस पर बरसना है तो, वरना अभी यहाँ ये पल ऐसे ज़ाया नहीं जाना चाहिए। निधि मुस्कुराती है और चुपचाप वापस से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। सभी शॉपिंग कर चुके थे और जब शॉपिंग से बाहर आए तो एक का स्वर उठा, चलो कुल्फी खाते हैं। सब साथ चल पड़े, सिद्धांत, तारा, आंचल, निधि और सिमी। निधि अब भी तारा के पीछे पीछे चल रही थी और सिमी जबरन आंचल का हाथ थामे हुई थी। लेकिन अगर किसी ने देखा होता तो ये देखा होता, उस भीड़ में आंचल की आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी, और निधि वो आंचल से कुछ कदम दूर जैसे उसकी छाया में चल रही थी। दोनों के बीच की दूरी आज इतनी नहीं थी कि उसे मापा जा सके, पर इतनी जरूर थी कि उसे महसूस किया जा सकता था। कुल्फी स्टॉल के पास जब सभी रुके तो समय की थमी हुई सांसें महसूस हुई। कुल्फी की मिठास गर्म हवा में पिघलती जा रही थी, और उसके साथ एक अजीब सी चुप्पी थी जो जुबान से ज्यादा कह रही थी। प्लास्टिक की सफेद कुर्सियों की एक कतार में सब बैठे, बीच बीच में एक हल्के पीले रंग का छाता फैला था, जैसे सुबह के कोई रंगीन झूठ सच रच रहा हो। आंचल के पास सिमी थी, हंसी ठहाके और कुल्फी की ठंडी घूंटों के बीच एक औरत किसी और औरत की हंसी पर थोड़ा और ज्यादा मुस्कुरा रही थी, और इन सब के सामने एक औरत जैसे अपना सब कुछ लूटते देख रही थी, उसे महसूस कर रही थी। सिमी के होठों पर कुल्फी की एक बूंद गिरी और आंचल स्वाभाविकता सहजता से उसकी उंगलियों से उसे पोंछा। लिपस्टिक ना खराब हो जाए इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोलती है, और यही पल था जहां निधि के लिए जहर में लिपटा शक्कर
अब पूरी तरह से जहरीला हो चुका था। वो देख रही थी आंचल के हाथ सिमी के होठों पर। उसे कुछ नहीं कहना था, पर बहुत कुछ सह रही थी वो। पास ही तारा कुछ मजेदार बातें कर रही थी, लेकिन निधि की हंसी अब पीछे छूट चुकी थी। उसकी सांसें भारी होने लगी और सिद्धांत ने दूर से सब देखा। निधि की नजरों में जो सूनापन था वो पुराना ही था, लेकिन उसकी उपज आज की नई उपज थी। वो चुपचाप उठती है और तारा से कहती है, तारा मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम लोग खाकर आ जाना। और इतना कहते ही वो चुपचाप कार की तरफ बढ़ गई थी। उसका जाना किसी बहाने का मोहताज नहीं था, जैसे वो बस अब और नहीं देख सकती थी। और तारा सिद्धांत की ओर देखते हुए निधि का पीछा करती है और धीरे से उसके पास पहुंचकर, क्या हुआ मैडम, जलन हो रही है? निधि नजरें चुराती है, पर बेचैनियों का हिसाब कहाँ ही चुराया जा सकता है। मैं क्यों जलूंगी, मैं कौन हूँ उसके लिए? और तारा, कौन हो ये शायद अब तक तुमने खुद को बताया नहीं। और निधि, जैसे कटाक्ष में प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य हो। हाँ, और उसने भी तो कुछ कहा नहीं। कभी कभी चुप्पी इश्क की सबसे बड़ी पुकार होती है, और कभी कभी सबसे बड़ी बर्बादी। तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जहाँ तक तुमने आंचल के बारे में बताया है वो ज़िद्दी है, वो अपने इमोशन को लेकर पूरी तरह से बंद है। तो तुम्हें लगता है कि वो कभी कहेगी? और तब जब पहली बार के उसके समर्पण के बाद तुमने कदम पीछे खींचे थे? मुझे तो नहीं लगता निधि, स्टेप लेना है तो तुम्हें ही लेना होगा। निधि, तो फिर वो पुकार सिर्फ सिमी के लिए क्यों गूंज रही है? तुम्हारी आंखों में जो जलन है वो सब देख रहे हैं, शायद वो भी देख रही है, लेकिन लफ्ज़ ज़रूरी होते हैं। उसे परवाह नहीं है तारा? कभी पूछा है उससे कि उसे भी परवाह है या नहीं, या फिर सिर्फ अनुमान पर जीवन जी रहे हो तुम दोनों? निधि की नजरें झुकती है, उसकी आंखें मेरी ओर नहीं उठती, तो जवाब खुद पे खुद मिल जाता है। और जब उठती है तब क्या देखती है उसकी आंखों में? एक दीवार जिसमें कभी मेरे नाम की कोई खिड़की ही नहीं थी। पता है क्या होता है जब दीवारों पर दस्तक दी जाती है? कभी तुमने कोशिश की दस्तक देने की? तारा सांस लेती हुई, वो कुल्फी वाली उंगली सिर्फ सिमी के लिए नहीं उठी थी। इससे पहले बहुत कुछ जो तुम्हारे लिए किया है उसने। कुछ याद नहीं तुम्हें? निधि चुप होकर सुनती है। प्यार मांगता नहीं, जता दिया जाए यही काफी है। और तुम बताओ निधि, आंचल ने कब नहीं जताया? क्या अपनी किसी हरकत से उसने नहीं जताया? क्या तुम्हारी सेवा भाव में उसने नहीं जताया? क्या तुम्हारी केयर में उसने नहीं जताया? या फिर अपने से पहले तुम्हें रखने में उसने नहीं जताया? अब किस तरह से प्यार की परिभाषा चाहती हो तुम? और अगर लफ्जों में ही चाहती हो तो एक बार उसके सामने बोल कर देखो। हो सकता है कि तुम एक कहो और वो अपने पूरे दिल की बात तुम्हारे सामने रख दे। मैंने सिद्धांत को भी देखा है, वो भी ऐसा ही है। उसे भी बातें कहनी नहीं आती, लेकिन उसकी हरकतों में सब जाहिर है। तुम क्या चाहती हो ये तुम्हें तय करना है। प्यार हर बार लौट कर नहीं आता निधि, याद रखना। ये तुम्हें दूसरा मौका मिला है, यह शायद आखिरी। और इस बार भी अगर तुमने उसे जाने दिया, किसी और का होने दिया, तो वो शायद किसी को चुने या ना चुने, तुम्हारे पास चुनाव के अवसर भी नहीं होंगे। और उसके बाद तुम कहाँ होगी ये तुम बखूबी जानती। मैं आंचल की भाभी हूँ, इस कारण से उसका पक्ष नहीं ले रही। मैं बस ऐसे इंसान का पक्ष ले रही जो अपनी भावना को लेकर थोड़ा निष्ठुर है, जो अपनी भावना को रेखांकित नहीं कर सकता, लेकिन उसे भावना जताना बखूबी आता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी और आंचल की जब से वो आई है कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत सम्मान देख सकती हूँ मैं।
मेरी एक बात पर वो लहंगे को लेने के लिए तैयार हो गई। उसे वो चीज़ पसंद आई या नहीं, उसने इसका मलाल नहीं किया। ये बताती है कि मेरे लिए उसकी भावना कितनी ऊंची है। और निधि, तुम कहती हो कि वो परवाह नहीं करती, और कैसी परवाह चाहिए तुम्हें उससे? और जैसी भी चाहिए, एक बार बोल कर तो देखो, एक बार उसके सामने खुद को पूरी तरह से खोलो तो सही। निधि अब सिर्फ उसकी बातें नजरें झुका कर सुन रही थी। और फिर तारा वहां से उठकर सिद्धांत के पास आने को चल देती है। दूसरी तरफ सिद्धांत सिमी को पानी लेने भेजता है। अब उस बेंच पर सिर्फ सिद्धांत और आंचल थे। बीच में बहुत कुछ था, शायद गुस्सा, शायद नाराजगी, शायद मोहब्बत, और शायद एक दूसरे की बेइंतहा फिक्र भी। तभी सिद्धांत धीरे से कहता है, कब तक प्यार करने वालों को यूं ही ठुकराती रहोगी? अब तो अपनी आदत सुधार लो। आंचल आइसक्रीम का एक टुकड़ा मुंह में रखते सर्द दिल को चीर देने वाली हंसी हंसती है। आखिर कब तक सब मुझे ही दोषी मानते रहेंगे? कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, उनकी भी कुछ गलती हो सकती है, मेरी किसी बात का कुछ कारण हो सकता है, लेकिन मुझे जानने से पहले दोषी माना गया। तो इस दोषी इंसान से कोई क्या ही उम्मीद रखे? और दूसरी ओर, जब इंसान खुद ये नहीं कह रहा कि मैं किसकी हूँ, जब सामने वाला ही मुझ पर अपने अधिकार नहीं समझता, अधिकार खो बैठा है, तो फिर मैं किस हक से सामने वाले को अपना कहूँ? परायेपन में अपनापन नहीं खोजा जा सकता। हर रिश्ते को हक चाहिए होता है, सिर्फ शब्दों का नहीं, एहसासों का, जो दिखे नजर आए। इसके साथ ही वो उठी और अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाया, जैसे आंखों में कुछ नमी छिपा रही हो, और चुपचाप उठकर हाथ में बड़े आइसक्रीम को वहीं रखते हुए कहीं दूर हवा में खो गई, जैसे उसके लिए घर जाना भी आज जरूरी नहीं था। सभी वापस कार में बैठे। आंचल अब भी नहीं आई थी। निधि ने जैसे इंतजार करना चाहा, और तभी सिद्धांत कहता है, वो चली गई है, आ जाएगी। तुम्हें बता कर गई, जितना मैं उसे जानता हूँ वो गई, और वो खुद अकेले घर आएगी, इसलिए हमें चलना चाहिए। इतना कहना था कि कार स्टार्ट हो चुकी थी, और सिमी के चेहरे की उदासी महसूस की जा सकती थी, जो अब निधि महसूस कर रही थी। उसे अपने हृदय के एहसासों का भान कहाँ था? उसे ये देखना था कि सिमी कैसा महसूस कर रही है। दूसरी ओर धूप के आखिरी कतरे खिड़की की सलाखों से झांक कर अब गायब होने को थे। कमरा एक धीमी मौन सांझ में डूबा था, जैसे किसी ने सारे रंग धुंधले कर दिए। निधि बार बार कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसके कदमों की आवाज जैसे किसी बेचैन धड़कन की प्रतिबिंब हो, जो हर पल आंचल की अनुपस्थिति को गिन रही थी। कमरे में घड़ी की सुई ने 3 घंटे पार कर लिए थे। उन लोगों को लौटे 3 घंटे का समय हो चला था, लेकिन अब तक आंचल का कोई अता पता नहीं था। न फोन नंबर, न ही वो अब तक लौटी थी। तारा सिमी के साथ लॉबी में बैठी थी, और सिद्धांत वहीं दूर बैठा किसी किताब के पन्ने पलट रहा था, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। और निधि की बेचैनी बेहिसाब थी। उसका धैर्य अब दरक चुका था। वो सीधे तारा और सिद्धांत की ओर बढ़ी, और इसके साथ ही उनके सामने जाकर, अभी तक नहीं लौटी वो? कौन? आंचल। और तभी सिद्धांत किताब बंद करता है। मतलब ये लड़की 3 घंटे से गायब है? हाँ, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। अब कैसे कांटेक्ट करूं समझ नहीं आ रहा। तारा थोड़ी गंभीर होकर,
हाँ, फ़ोन नंबर तो मैंने भी नहीं लिया अब तक। सिद्धांत जैसे कोई बड़ा निर्णय लेते हुए। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जाकर देखता हूँ। अगर आजू बाजू कहीं हुई तो दिख ही जाएगी। और इसना कहना ये था कि निधि, मैं साथ चलूं? तभी सिद्धांत, नहीं, तुम यहीं रहो, वो लौट आए हो सकता है, और फिर अगर तुम साथ चलोगे तो दिक्कत होगी। निधि धीरे से, हो सकता है, पर ये बहलाने की कोशिश मत करो सिद्धांत, प्लीज देखो कहाँ है वो, रात होने वाली है। तारा नरम लहजे में, निधि परेशान मत हो, वो थोड़ी अजीब है पर बच्ची नहीं है कि खो जाएगी, वो आ जाएगी। निधि अपनी नजरें झुकाती है, पता नहीं क्यों पर एक डर है, कोई डर जो भीतर भीतर सांसों में उतर रहा है। तारा उसके कंधे को छूते हुए उसे दिलासा देती है। कभी कभी डर मोहब्बत की पहली छाया होती है, तुम्हारा डर हम लोगों से ज्यादा होगा। और निधि हंसने की कोशिश में, तुम ना किसी ऐसे भी सिचुएशन में शायरी कैसे कर लेती हो तुम ये। तभी सिद्धांत, तुम लोग यहीं देखना, मैं आता हूँ। तभी दरवाजे के बाहर जूतों की आहट होती है। तीनों की नजरें दरवाजे की ओर घूम गई थी। एक पल, फिर दूसरा, और दरवाजा खुला और आंचल धीमे कदमों से भीतर आई। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में जैसे जागने का अक्स था। उसके कपड़े धूल और बिखरे बालों से भरे थे, जैसे वो किसी तूफान से लौट रही हो। एक लंबी चुप्पी के बाद सिद्धांत ने बस एक नजर डाली उस पर और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तारा ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कोई भारी बर्फ अब जाकर पिघली हो, और निधि बस देखती रही, आंखें स्थिर, सांसें लयहीन। तारा धीरे से निधि के पास आकर, अभी कुछ मत कहना उसे, वो सही नहीं लग रही। ताने में बाद में भी मार सकती हूँ, मुझे पता है वो सही नहीं है। और तारा हंसती है, बिल्कुल, लेकिन आज ताने मारने की जरूरत नहीं है, हो सके तो थोड़ा ख्याल ही रख लेना। ठीक है, आज ताने नहीं मारूंगी, पर मैं जानती हूँ कि वो क्यों गई थी अकेले। तारा, सब जान जाओगी अगर नहीं जानती तो। बस अभी उसका साया वापस लौटा है, उसे साया ही रखो, सवाल मत बनने देना। निधि गहरी सांस लेकर, लेकिन अगर ये साया गहराई से दिल में उतर जाए तो फिर मुश्किल है, इसे तो बोलना ही पड़ेगा। और तारा आंचल को देखती है, वो सीधे कमरों से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। और निधि जैसे किसी तत्परता के साथ आंचल का मुकाबला करने को तैयार बैठी थी। हालांकि तारा ने तो उसे शांत रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन क्या करने वाली थी निधि, क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।